कहानी शुरू होती है एक खतरनाक मिशन से। उनकी मंजिल थी एक ऐसे टापू तक पहुंचना जिसे लोग स्वर्ग कहते थे। उसकी खूबसूरती देखने वालों को हैरान कर देती थी, मगर सच ये था कि वही खूबसूरती उनकी मौत बन जाती थी। यहीं छिपा था वो जादुई फल जिसे पाने भेजे गए थे देश के सबसे खतरनाक मुजरिम। और ये दौर था जब सैमुराई और योद्धाओं का राज था। अब कहानी शिफ्ट होती है जहां एक छोटे से गांव में एक शख्स का एग्जीक्यूशन होने वाला था। उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, लेकिन वो चुप रहा, जैसे वो खुद भी चाहता हो कि सब जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अचानक उस एग्जीक्यूशनर की तलवार उसकी गर्दन से टकराते ही टूट गई। ये है गाबीमारू ईवा विलेज का शिनोबी, एक हत्यारा जिसने अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन अब वो अपने कर्मों से थक चुका है। उसके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं बची। वो मरना चाहता है, लेकिन उसकी सीखी हुई घातक तकनीकें और जिंदगी भर की ट्रेनिंग ने उसके शरीर को ऐसा फौलादी बना दिया है कि मौत अब उससे दूर भागती है। गाबीमारू को खत्म करने के लिए हर तरीका आजमाया गया, लेकिन उसके शरीर के सामने हर हथियार टूट जाता। आग उसे जला नहीं सकी, यहाँ तक कि 2 बैलों से खींचकर उसका शरीर फाड़ने की कोशिश की गई, पर मौत फिर भी उसे छू नहीं पाई। हर एग्जीक्यूशन के दौरान एक लड़की मौजूद रहती थी, यामदा सागरी। उसका काम था गाबीमारू की हर बात को लिखना। उसकी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि गाबीमारू जैसा अकेला नहीं, बल्कि ईवा विलेज में कई और शिनोबी हैं, और उनके लिए तलवार तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन सब ने ऐसी हार्ड ट्रेनिंग झेली थी कि उनके शरीर इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। गाबीमारू हंसते हुए कहता है, इन नासमझों को कौन समझाए, तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी तक मैंने निंजुत्सु भी इस्तेमाल नहीं किया। सागरी उसे निंजुत्सु दिखाने को कहती है, लेकिन गाबीमारू साफ मना कर देता है। असल में गाबीमारू अनाथ है। उसके माँ बाप को ईवा विलेज के चीफ ने ही मार डाला था। क्यों, ये उसे कभी पता नहीं चला, और उसने जानने की कोशिश भी नहीं की। उसके अंदर किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, कोई सपना नहीं, कोई वजह नहीं। वो बस एक हुक्म का गुलाम था। सागरी ने उससे पूछा, तो फिर तुझे पकड़ा कैसे गया? गाबीमारू ने जवाब दिया, उसे उसकी ही एक जॉब के दौरान साथियों ने धोखा दिया। शायद इसके पीछे भी विलेज चीफ का हाथ था, क्योंकि गाबीमारू अपने विलेज को छोड़ना चाहता था और वहाँ किसी भी शिनोबी को छोड़ने की इजाजत नहीं थी। गाबीमारू विलेज छोड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि वो वहाँ का बेस्ट था। चीफ उससे इतना खुश था कि उसने अपनी बेटी की शादी गाबीमारू से करवा दी। उसी दिन से गाबीमारू की जिंदगी नर्क बन गई। चीफ की बेटी का दिमाग अजीब था। गाबीमारू को समझ नहीं आता था कि एक शिनोबी की बेटी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। जब भी गाबीमारू काम से लौटता, वो उसे जूते बाहर उतारने पर मजबूर करती, खाना खाने से पहले प्रार्थना करने को कहती। उसकी इन आदतों ने गाबीमारू का जीना मुश्किल कर दिया था। वो अपनी परेशानी लेकर चीफ के पास गया। चीफ ने उसकी बात सुनी और कहा, जाने से पहले एक आखिरी काम कर दो। गाबीमारू को शक हुआ कि वो जाल में फंस रहा है, लेकिन चीफ पर भरोसे की वजह से उसने कुछ सोचने की कोशिश ही नहीं। सागरी उसकी स्टेटमेंट लेकर वहां से जा रही थी कि तभी एक आदमी ने उसे चेताया। वो बोला, इसमें मत पड़ो, इसे पकड़ने में 20 लोग मारे गए थे। लोग गाबीमारू को द होलो कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना दया है, ना किसी के लिए कोई भावना। यहाँ तक कि लोग ये तक कहते हैं कि उसने एलिक्सिर ऑफ लाइफ पिया है, जो इंसान को अमर बना देता है। सागरी सोच में पड़ जाती है, अगर वो अंदर से खाली है तो खुद को बचाने के लिए 20 लोगों को क्यों मारेगा? असल में जब पहली बार उसकी गर्दन पर तलवार लगी और टूट गई, उस वक्त गाबीमारू ने अपनी मांसपेशियों को इतना टाइट कर लिया था कि तलवार खुद बिखर गई, और उसने इसी तरह बार बार मौत को मात दी। अब गाबीमारू खुद भी समझ रहा था कि उसका शरीर मौत को ठुकरा देता है। उसने ठान लिया कि कल सब खत्म कर देगा। अगले दिन उसे 370 डिग्री गर्म तेल में जलाने की कोशिश की गई। वहाँ खड़े सिपाही तक जल गए, लेकिन गाबीमारू आग के गोले जैसा खड़ा रहा। अब वो खुद अपनी सोच से डर रहा था। वो मरना चाहता है, लेकिन फिर भी क्यों खुद को मरने नहीं दे पा रहा। उसी वक्त एक झलक सागिरी की दिखाई जाती है। वो कहती है, अब मैं तैयार हूँ। उस रात गाबीमारू को फिर से ले जाया जाता है, एक और एग्जीक्यूशन। लेकिन इस बार वो देखकर हैरान रह जाता है, उसका एग्जीक्यूशनर खुद सागिरी है। असल में सागिरी कोई साधारण इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि वो भी एक एग्जीक्यूशनर थी, यामदा क्लैन से, जिनका काम सदियों से तलवार चलाकर एग्जीक्यूशन करना रहा है। गाबीमारू दंग रह जाता है कि एक औरत एग्जीक्यूशनर है। सागिरी को यहाँ शोगन ने भेजा था, जो समुराइयों का लीडर है। वो कहती है, मैं तेरी आखिरी विश पूरी करूंगी। गाबीमारू को ऐसा लगता है मानो उसकी गर्दन कट गई हो। उसके दिल में अब डर था। वो बेड़ियां तोड़ देता है,
तभी वहाँ का इंचार्ज सागरी को आदेश देता है गाबीमारू को खत्म करो। अगले ही पल सागरी उसकी गर्दन पर थी और गाबीमारू को लगा कि अब उसकी कहानी सचमुच खत्म होने वाली है। वो तो वक्त रहते गाबीमारू हट गया था। सागरी पूछती है, तुम तो मरना चाहते हो तो फिर भाग क्यों रहे हो? गाबीमारू की गर्दन से खून बह रहा है। सागरी फिर उस पर हमला करती है, लेकिन गाबीमारू एक बार फिर बच निकलता है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्यों कर रहा है। सागरी शांत आवाजा में कहती है कि यही उसका काम है। वो कई लोगों के आखिरी पलों में मौजूद रही है। वो देख लेती है कि मौत से ठीक पहले इंसान असल में क्या महसूस करता है। इस तलवार में लोगों का असली चेहरा नजर आता है। कोई बहादुरी का दिखावा करता है, कोई जान की भीख मांगता है और कोई खुद को धोखा देता है कि उसने मौत को स्वीकार लिया है। गाबीमारू की कहानी सुनने के बाद सागिरी समझ चुकी थी कि उसके भीतर गहरा अकेलापन है, लेकिन उसने उससे एक झूठ बोला था कि उसे अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं। सच ये है कि गाबीमारू अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। उसका पास होना, उसकी बातें उसे सुकून देती हैं। अचानक गुस्से में गाबीमारू पास खड़े एक सिपाही से तलवार छीन लेता है और सागिरी पर वार करता है। सागिरी सवाल करती है, तुम खुद से झूठ क्यों बोल रहे हो? असल में अपनी पत्नी की यादें ही हैं जो उसे मरने नहीं देती। गाबीमारू गुर्राता है, चुप रहो, मेरा खोखला दिल किसी से प्यार नहीं करता। फिर उसका पास्ट सामने आता है। उसकी पत्नी कहती है, तुम खोखले नहीं हो, लेकिन गाबीमारू विश्वास नहीं करता। बचपन से ही उसे दर्द और सख्ती मिली है, इसलिए गाबीमारू द होलो नाम उस पे पूरी तरह फिट बैठता है। उसकी पत्नी उसे गले लगाकर कहती है, ये सच नहीं है, तुम दयालु हो। वो बताती है कि गांव में हर औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। आम जिंदगी वहाँ किसी को नसीब नहीं। यहाँ तक कि चीफ ने अपनी बेटी का चेहरा भी जला दिया ताकि वो कभी कोशिश न कर सके। फिर भी उसने गाबीमारू को अपनाया। वो उसे किस करती है और गाबीमारू टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है। उसकी पत्नी मुस्कुराकर कहती है, तुम जैसा कोई खोखला हो ही नहीं सकता। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। गाबीमारू हमला करते हुए चिल्लाता है, मैं होलो हूँ, मैं दानव हूँ, मेरे पास दिल नहीं। मेरे जैसा इंसान कभी इंसान बन ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी पत्नी उसके खून खराबे से कभी खुश नहीं थी। चेहरे पर सब झलकता था, भले उसने शब्दों में ना कहा हो। गाबीमारू ने तय किया था कि वो सब छोड़ देगा और उसके साथ साधारण जीवन जिएगा। उसने चीफ से कहा भी कि वो उनकी बेटी संग नया जीवन चाहता है। चीफ ने उसकी बात सुनी और बोला उसके लिए बस एक आखिरी काम कर दो। गाबीमारू हार मान चुका था। उसे लग रहा था कि आम जीवन उसके नसीब में नहीं। इसी वक्त सागिरी उसके सामने पाडोन खोलती है और बताती है कि सब मुमकिन है। उसके सारे अपराध माफ हो सकते हैं। शोगुन से सुरक्षा भी मिलेगी, लेकिन कीमत है उसे अंडरवर्ल्ड जाना होगा। गाबीमारू हैरान रह जाता है। सागिरी बताती है कि अंडरवर्ल्ड एक रहस्यमयी जगह है जिसे लोग पैराडाइज कहते हैं। वहाँ न दर्द है न दुख। किंवदंतियों के मुताबिक वहाँ अमर करने वाला एलेक्सिर छुपा है। उस जगह को आखिरकार खोज लिया गया है। एक सर्च पार्टी भी भेजी गई थी, लेकिन वापसी में बोट फूलों से लदी लौटी और उसमें वही लोग थे जिन्हें भेजा गया था। गाबीमारू तंज कसता है, क्या तुम मुझे परियों की कहानी सुना रही हो? उसका यूं चौंकना लाजमी था, लेकिन जो अपनी आंखों से देख लिया जाए उसे नकारा नहीं जा सकता। शोगुन ने आदेश दिया है कि सबसे खतरनाक अपराधियों को चुना जाए जिनकी फांसी तय है। अगर वो एलिक्सिर ला दें तो उन्हें जीवनदान मिलेगा। सागिरी अब ऐसे ही कैदियों की तलाश में है। यहाँ आने से पहले उसने गाबीमारू की पत्नी के बारे में भी जाना था। वो अब भी गांव में अकेली है, गाबीमारू के लौटने का इंतजार करती हुई। सागिरी फिर पूछती है, क्या तुम उस रहस्यमयी आइलैंड पर जाओगे खतरनाक अपराधियों के साथ? यही एक रास्ता है उसके पास अपनी पत्नी तक लौटने का। तभी वहाँ का इंचार्ज चिल्लाता है कि गाबीमारू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अगर सागिरी बीच में आई तो उसे भी मार दिया जाएगा। गाबीमारू की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो सागिरी से कहता है, तुम्हें निंजुत्सु देखना था ना? अचानक उसके भीतर से आग की लपटें उठती हैं। अगले ही पल गाबीमारू सब पर हावी बैठा दिखता है, मानो विजेता हो। हाँ, उसने सागिरी की शर्त मान ली थी। सागिरी उसे ईदो चलने को कहती है। गाबीमारू मुंह बनाकर कहता है, हम सीधे आइलैंड क्यों नहीं जाता है? सकते। सागिरी मन ही मन सोचती है, ये तो नखरे करने लगा है। वो कहती है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो डील कैंसिल कर देती हूँ। गाबीमारू घबराकर बोल उठता है, मैं तो तैयार हूँ। इस वक्त गाबीमारू अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ भी करेगा, और हाँ, उसे हर हाल में वहाँ से जिंदा लौटकर आना होगा। इसके बाद सागिरी अपने बारे में बताना शुरू करती है। उसके पिताजी एक महान एग्जीक्यूशनर थे। उनके किए एग्जीक्यूशन में अपराधी को दर्द का एहसास भी नहीं होता था। सागिरी बचपन से ही अपने पिता जैसी बनना चाहती थी।
बड़े होते ही सागरी ने भी अपने पिता जैसे एग्जीक्यूशन का काम करना शुरू कर दिया। सागरी का पहला काम उसके पहले एग्जीक्यूशन के दौरान ही सामने आया। उस पल सागरी घबरा जाती है। हालांकि उसने उस आदमी का एग्जीक्यूशन सफलतापूर्वक कर दिया था, लेकिन अचानक सागरी को उस आदमी का मरा हुआ शरीर दिखाई देने लगता है जो दर्द से चिल्ला रहा था। उसी के क्लैन का एक एग्जीक्यूशनर आइजन, जो रैंक 1 का एग्जीक्यूशनर है, सागरी को बताता है कि उसके अपने ऊपर शक और डर के कारण आदमी की बहुत दर्दनाक मौत हुई होगी। एक और दिन सागरी को एक और मुजरिम के एग्जीक्यूशन के लिए बुलाया जाता है और इस बार भी उसके अंदर वही घबराहट थी। आइजन सागरी को उसकी तलवार में देखने को कहता है। तलवार में उस आदमी का दर्द से तड़प रहा सिर दिखाई दे रहा था। हर एग्जीक्यूशन के बाद उसका पछतावा उस पर हावी होने लगता है। सागरी आज भी उसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है, आखिर वो कैसे अपने अंदर के दर्द और शक को खत्म करे और अपने पिता जैसी एक महान एग्जीक्यूशनर बने। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि देश के कोने कोने से लाए खतरनाक क्रिमिनल्स को एक बीच पर इकट्ठा किया गया है। उनके हाथों और चेहरे को बांधा हुआ था। इनके बीच ये जो आदमी बैठा है, यही है शोगन। समुराई बोलते हैं, आमतौर पर तुम जैसे लोगों को इनसे मिलने का मौका नहीं मिलता। तभी वहाँ मौजूद सारे क्रिमिनल्स हल्ला मचाने लगते हैं क्योंकि उनकी बेइज्जती हो रही थी। ये है शोगन। शोगन के घर पे समुराई की भी फटने लगी थी। एक बुक में इन सभी क्रिमिनल्स के गुनाह और सजा लिखी हुई थी। खैर, क्रिमिनल्स को बताया जाता है कि उन सभी को शशियो भेजा जाएगा। एलिक्सिर ऑफ लाइफ की तलाश में जो भी अपराधी उसे लाने में कामयाब होगा, उसके अपराधों को माफ कर दिया जाएगा और साथ ही उसे माफीनामा भी दिया जाएगा। ये प्रस्ताव सुन वहाँ का माहौल एकदम शांत हो जाता है। उनमें से एक मुजरिम हल्की हंस रहा था। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं आजाद हो जाऊंगा, यानी कि मुझे और लोगों की जान लेने को मिलेगा। ये है माता गुरु अताची, जो अपनी खुशी के लिए बच्चों और औरतों की जान लेता है। सागिरी मन में कहती है, इसको मारने का मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। गाबीमारू तो वहाँ बोर हो रहा था। एक लड़की जो गाबीमारू द होलो को पहचानती थी, वैसे गाबीमारू अपराधियों में बहुत ही फेमस है, पर जैसी अफवाहें उसने गाबीमारू के बारे में सुनी थी, वो आज उसे यहाँ सामने देख बड़ी निराश हुई है। उसको तो गाबीमारू बोना और कमजोर दिखाई दे रहा था। गाबीमारू उसे निराश करने के लिए उससे माफी मांगता है। वैसे शुरू में तो सागरी गाबीमारू को लेकर काफी चिंतित थी, लेकिन अभी ये एक अलग इंसान लग रहा है। उसने गाबीमारू की परछाई अपनी तलवार में देखी और उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देख वो डर जाती है। समुराई इस क्रिमिनल्स को उस टापू के बारे में बताने जा रहे थे। तभी अचानक सारे क्रिमिनल्स हल्ला मचाने लगते हैं और कहते हैं, सीखा मत, तुझसे ज्यादा जानते हैं। क्रिमिनल्स को उनका मास्क उतारने को कहा जाता है। उनके सामने एक जिंदा लाश रखी जाती है। ये उन 60 लोगों में से एक है जो वहां से जिंदा वापस लौट आया था, लेकिन अगले ही सुबह एक रहस्यमय कारण उसके शरीर पर ऐसे ही फूल उगने लगे। बोला जाता है ये अभी भी जिंदा है, लेकिन कुछ बताने की हालत में नहीं है। अब तो माहौल सीरियस हो गया था। क्रिमिनल्स ने वहां जाने से मना कर दिया था। एक समुराई चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, अरे यार तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, फूल तो दिखना शुभ होता है। लेकिन उसकी बेइज्जती कर वो लोग विद्रोह करने लगते हैं। एक बोलता है, अरे मनबुद्धियो, तुम तो वैसे भी मारे जाओगे, हमारे महान शोगन तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं, बुद्धि में भूसा भरा है क्या तुम्हारे? एक बच्चे से पूछो टैपो के बारे में तो शायद तुम भी नहीं जानते। अगर वहाँ एलिक्सिर ऑफ लाइफ नहीं हुआ तो क्या हम खाली हाथ वापस लौट आएंगे? समुराई बोलता है, इनके ड्रामे तो खत्म ही नहीं हो रहे, तुम्हें हिस्सा लेना है तो लो, वरना मारे तो तुम वैसे भी जाओगे। तो एक क्रिमिनल मना करके वहाँ सच में जाने लगता है और अगले ही पल उसकी गर्दन जमीन पर कटी गिरी हुई थी। अब तक समुराई ने उन्हें ये बात तो बताई ही नहीं थी। टापू पे उनके साथ उनके एग्जीक्यूशनर भी जाएंगे। अगर किसी ने चालाकी की या भागने की कोशिश की तो उनके सिर को अलग कर दिया जाएगा, और अगर किसी का एग्जीक्यूशनर मारा गया तो उसे भी मार दिया जाएगा। तभी शोगन एक और बात सबके सामने रखते हैं कि टापू के लिए निकलने से पहले उन्हें संख्या कम करनी होगी, क्योंकि जहाज में इतने लोगों के लिए जगह नहीं है। साफ तौर पे इनको एक दूसरे को मार के संख्या कम करनी होगी, और ये इन्हें अपने बंधे हाथों के साथ ही करना होगा। बड़ी बेरहमी से वहाँ एक दूसरे को मारा जा रहा था और ये सब देख शोगन को मजा आ रहा था। शोगन एक समुराई से पूछता है, यहाँ सबसे खतरनाक कौन है? शोगन का चमचा बताता है, जिसके नाम के आगे रेड सील का ठप्पा लगा हुआ है वो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। उनके पास कुछ ऐसी पावर हैं जो सुपर पावर से कम नहीं, जैसे कि अजा जो छोटी उम्र से ही डाकुओं के ग्रुप को लीड करता आ रहा है, यूजी रिहा जो सागीवा कैसल मैसेकर में शामिल थी। इल्जाम है कि उसने सबको अकेले खत्म कर दिया था। वो एक ऐसा तलवारबाज है जिसे लोग ड्रैगन ब्लेड के नाम से जानते हैं। फिर है रोकोरोटा, एक ऐसा विशाल शरीर जिस पर कोई भी हथियार असर नहीं करता। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक है
गाबीमारू, जो अब तक अपनी जगह से हिला तक नहीं, आइजन सागरी के पास आता है और कहता है वहाँ का मंजर यहाँ से भी भयानक होगा, कोई नहीं जानता वहाँ क्या होगा, क्या तू वक्त आने पर उनका सामना कर पाएगी? आज आइजन पहली बार अपने मन की बात कहने आया था। उसे लगता है कि सागरी इस काम के लिए सही नहीं है। वो कहता है, एक योद्धा की बेटी जिसे महलों में रहकर शानो शौकत की जिंदगी बितानी चाहिए, तुझे एग्जीक्यूशनर के काम से दूर रहना चाहिए। पर सागरी पूरे सम्मान से जवाब देती है, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी। उसका बचपन आसान नहीं था। एक एग्जीक्यूशनर परिवार में पैदा होने की वजह से वो हमेशा लाशों से घिरी रही। लोग उसे बुली करते, कोशिश करने पर भी वो अपनी किस्मत से भाग नहीं सकी। कुछ क्रिमिनल्स उसकी तलवार छीनने और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सागरी को कमजोर समझा, लेकिन सागरी ने सबके सिर उड़ा दिए। हालांकि उसकी हिचकिचाहट अब भी उसके रास्ते की रुकावट थी। पछतावा उसे घेरने लगता है। तभी गाबीमारू खड़ा होता है और कहता है, किसी को मारना कभी सही रास्ता नहीं होता। क्या चुनाव का कोई और तरीका नहीं है? गाबीमारू का कहना था वो सब हत्यारे हैं, पर उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो करना चाहते थे। उसकी बातें सुन सागरी हैरान थी, मगर सैमुराइज का ईगो हर्ट हो चुका था। वो ऐलान करते हैं, जो भी गाबीमारू को मार देगा उसे टापू के लिए चुन लिया जाएगा। तभी एक आदमी पत्थर लेकर आता है और गाबीमारू के मुंह पर फेंकता है, लेकिन गाबीमारू आसानी से डॉज कर लेता है। वो समझाने की कोशिश करता है, पर जब कोई रास्ता नहीं बचता तो गाबीमारू उसके गले को अपने हाथों से फाड़ देता है। उसके सामने आता है, वो बेरहमी से मारा जाता है। शोगुन, सैमुराइज और एग्जीक्यूशनर सभी ये मंजर देखकर हैरान थे। गाबीमारू द होलो, उसे मॉन्स्टर कहना गलत नहीं था। सागरी एक बार फिर अपनी तलवार में गाबीमारू की परछाई देखती है, जैसे गाबीमारू को भी अपने गुनाहों की परछाई ने जकड़ा हुआ है। लेकिन फर्क ये है, वो भागता नहीं, उसने उस बोझ को उठाया हुआ है। अब सागरी समझने लगती है उसे अपने डर को खत्म नहीं करना है, बल्कि उस बोझ के साथ जीना है जैसे गाबीमारू जी रहा है। अब इस मौत के खेल को रोका जाता है। 10 क्रिमिनल बचे हैं, उन्हें उनके एग्जीक्यूशनर के साथ टापू भेजा जाता है। उनके नाम हैं अजा तामिया काउन, सनका होबो, अकागिनो यूजोरिया, मोरो माकिया, रुकोरोटा और गाबीमारू द होलो। वो लोग टापू तक पहुंच चुके थे। सागरी के मायूस चेहरे को देखकर गाबीमारू अंदाजा लगा लेता है उसे इस एलिक्सिर पर भरोसा नहीं है, और फिर अपने गांव की कहानी सुनाता है, जब उनके चीफ ने सिर्फ दिखाने के लिए खुद पर जानलेवा हमले करवाए थे। उनके शरीर में कई हथियार आर पार थे, अंतड़ियां जमीन पर बिखरी थी, लेकिन वो अब भी जिंदा थे और मुस्कुरा रहे थे। ईवा के जीव सच में इमॉर्टल हैं, और शायद ये उसी दवाई की वजह से है जो वो एक टापू से लाए थे। शायद वही टापू ये है। अब टापू में आगे बढ़ते हुए सागरी यहाँ की खूबसूरती की तारीफ करती है, पर गाबीमारू उसकी बात काट देता है। क्या ये जगह तुझे नर्क जैसी नहीं लगती? ऐसे फूल यहाँ उग ही नहीं सकते, ये माहौल इनके लिए नहीं है। और ऐसे ही फूल उस समुराय के शरीर पर भी उग रहे थे। कोई भरोसा नहीं, यहाँ कुछ भी कहीं से भी निकल सकता है। इतना कहकर गाबीमारू अपनी रस्सियां तोड़ देता है। सागरी कहती है, अपने हाथ वापस बांध लो। गाबीमारू बोलता है, पागल है क्या? ये खतरनाक काम हाथ बांधकर कैसे करूं? पर सागरी तो नियमों पर अड़ी थी। उन्हें सिर्फ 3 दिन का खाना पानी मिला है, और ये एलिक्सिर की तस्वीरें जो शायद काम आ जाए। अचानक सागरी की तलवार गाबीमारू की गर्दन के करीब आ जाती है। वो कहती है, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ और ना ये मेरी प्रॉब्लम। चाहे तो आसान रास्ता चुनकर तेरा सिर ले जा सकती हूँ। गाबीमारू उसकी बात मान लेता है। उसका एक ही मकसद है, अपनी बीवी से मिलना। अचानक एक आयरन बॉल गाबीमारू के मुंह पर लगती है। वो कायुन था। उसे लगा उसने गाबीमारू को एक ही वार में खत दिया, पर असलियत ये थी गाबीमारू को कुछ हुआ ही नहीं। गाबीमारू पूछता है, ये कौन है? सागरी बताती है, ये वो मक वॉरियर है जो ट्रेनिंग के दौरान अपने हथियारों के प्यार में गिर पड़ा। इसने 100 से ज्यादा योद्धाओं को मारकर उनके हथियार चुराए हैं। लेकिन गाबीमारू का सवाल था, इसके हाथ क्यों नहीं बंधे हैं? सागरी भी चौंक जाती है। वो उसके एग्जीक्यूशनर से पूछती है, इसके हाथ क्यों नहीं बंधे? वो कहता है, फिर वही औरतों वाली बातें। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि इस मोटी बुद्धि से बहस करूं। गाबीमारू भी उसकी बात से सहमत होता है। तेरी इसी ईमानदारी की वजह से तेरी रैंक सबसे कम है। वो सागरी की रैंक बताने ही वाला था कि दोनों सागरी की रैंक सबसे कम है। सागरी बीच में बोलती है, ये सही वक्त नहीं है इन बातों का। अपने आप को इग्नोर होते देख कायुन गुस्से से भर उठता है। वो अपने सारे हथियार बाहर निकाल देता है। उसका इरादा साफ था, गाबीमारू के खून से इन्हें नहलाना। गाबीमारू लड़ाई को तैयार खड़ा है, लेकिन उससे पहले सागरी उसे अपने हाथ दोबारा बांधने को कहती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कायन पूरी ताकत से वार करता है, मगर गाबीमारू पर उसका असर नहीं होता।
वो तो अब तक अपने हाथ ही बांध रहा था। कायन के लिए ये बेइज्जती थी। गाबीमारू उसी के भाले से उसे उठाकर पटक देता है और गिरते हथियारों में से एक डंडे से उसे चित कर देता है। हालांकि कायन का कवच उसे बचा लेता है, मगर अब उसकी गाबीमारू को मारने की चाह और भी भड़क उठती है। कुछ देर बाद गाबीमारू उसके सारे हथियार समर्पित कर चुका है। तभी किशो तलवार निकालता है और कायन की गर्दन लेकर आगे बढ़ जाता है। वो घर लौट रहा था। सागिरी उसे ध्यान रखने को कहती है। किशो अजीब अंदाज में बोलता है, क्या यहाँ सच में किसी को किसी की फिक्र करनी चाहिए? किस्मत है मेरी कि मैं जल्दी लौट रहा हूँ। फिर सागिरी से कहता है, अगर तुम सोचती हो इस क्रिमिनल के हाथ बांधने से तुम सेफ हो तो वुमेन हो तुम। यहाँ कदम रखते ही क्रिमिनल्स ने कंपटीशन घटाना शुरू कर दिया था। कुछ ने तो टीम भी बना ली। लोग समाज के किसी नियम के पाबंद नहीं रहे। अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सागिरी अब भी अपने नियमों पर अड़ी है। तभी कोइची बोलता है, हमारे क्लैन में किसी की परवाह नहीं। शोगन के लिए सबसे अहम है एलिक्सर ऑफ लाइफ, बाकी सब बाद में आता है। नियम तो तभी मायने रखते हैं जब वो लागू हों। इन क्रिमिनल्स पर कोई नियम नहीं। फिर कहता है कि वो गाबीमारू को शोगन के लिए मार देगा। अगले ही पल गाबीमारू उसके सामने आता है और कहता है, मेरा मकसद सिर्फ अपनी बीवी से मिलना है, इसके अलावा मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो सागिरी से साथ चलने को कहता है। कोइची चेतावनी देता है, जल्दी करो, कुछ ही घंटों में टापू का माहौल बदल जाएगा। इधर हम देखते हैं रोकरोता ने भूख में रैंक 1 बे एग्जीक्यूशनर आइजन को ही मार डाला। अजा ने अपने ही होबो को खत्म कर दिया। अकागिनो जो अपने एग्जीक्यूशनर को फुसलाने की कोशिश कर रही थी, उसके मजे लेकर उसे मरने को छोड़ दिया गया। मोरुमाकिया और शायद यूजी रिहा भी मारे जा चुके हैं। कोइची बोलता है, जैसे ही यहाँ के हालात का पता नहीं चलेगा और लोग भेजे जाएंगे। सुना है शोगन ईवा विलेज के शिनोबी को एलिक्सर ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है, यानी गाबीमारू के गांव के लोग भी जल्द आने वाले हैं। ये कहकर कोइची चला जाता है। उसकी बातों ने सागिरी को एहसास दिलाया कि वो अब तक गाबीमारू को समझ ही नहीं पाई। आखिर उसका असली रूप क्या है? तभी अचानक गाबीमारू उस पर जानलेवा हमला करता है। वो उसे एक ही झटके में मार देता, लेकिन कहानी पास्ट में लौटती है। खुलासा होता है कि गाबीमारू के माता पिता को ईवा विलेज के चीफ ने ही मारा था, क्योंकि वो गांव छोड़कर नए जीवन की चाह रखते थे। दिन चीफ ने गाबीमारू को सिखाया था, इंसान की भावनाएं उसे सिर्फ कमजोर बनाती हैं। असल ट्विस्ट तो अब सामने आना था, मगर वो होगा अगले पार्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।